फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर 60 पर सेकेंड, मतलब आपको के दे दिया, आपको रेट कांस्टेंट दे दिया। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू 1/16, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/16 तक आपको ये पता लगाना है कितना टाइम लगेगा। तो देखो टी किसके बराबर होता है, टी बराबर इज इक्वल टू 2.33 बाई के log आर नोट बाई आर, ये आपको पता है। टी किसके बराबर होता है 2.303 बाई के log आर नोट बाई आर, तो टी निकालो। टी किसके बराबर हो जाएगा 2.303 बाई के log आर नोट बाई आर के बराबर हो गया, हमने सेम लिख दिया। यदि मैं t बराबर रखूंगा तो 2.303 बाई 60 यहाँ पर क्या है बेटा कांस्टेंट, आपका जो रेट कांस्टेंट 60 दे रखा है ये रहा, या आपका क्या है 60 क्या है आपका रेट कांस्टेंट। लोग आर नोट क्या होता है, आप स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू लेते हो, स्टार्टिंग में मान लो मैंने 1 ले लिया, कितना बच गया 1/16, उसने खुद बोला है कि आपका बचा हुआ रिएक्टेंट कितना है 1/16, तो 1/16 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा log 16, log 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 4 आगे आ गया तो log 2 हो गया। तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे तो टाइम आ जाएगा आपका 0.046 पर मिनट। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगेगा 1/16 होने में। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, अपना देखो पिछले साल जो मैंने अभी लास्ट टॉपिक कराया था, पिछले साल उतना ही सिलेबस में था, अगला सारा पोर्शन डिलीटेड था, जो अभी कराऊंगा टॉपिक वो पिछले साल डिलीटेड था बेटा, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी क्या होती है वो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसिडर ए हार्ड स्फीयर, दे कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये थ्योरी सिंपल बोलती है कि कोलिजन होता क्या है कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट में, कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं दे कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, वो आपस में टकराते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो उसके अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टोटल कितने कोलिजन होंगे आपके रिएक्शन मिक्सचर में पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपकी कहलाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दोबारा सुन लो, एक यूनिट वॉल्यूम में रिएक्शन मिक्सचर में पर सेकंड जितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वो आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं जेड से। अगला है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए या मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। जैसे एग्जांपल देखो, टोटल 100 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में 12th में, उनमें से 100 के 100 तो पास हो नहीं सकते, तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स 33 मिनिमम होते, इससे ज्यादा हो सकते, इससे कम बड़ा पास नहीं होगा। तो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ताकि वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में चेंज हो, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। वो मिनिमम एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो टकरा के कोलिजन करके किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, नेक्स्ट कोलिजन क्या है इफेक्टिव कोलिजन, द कोलिजन इन विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। वो कोलिजन जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो कोलिजन क्या होंगे आपके इफेक्टिव कोलिजन होंगे, दे आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। मींस टोटल 100 बच्चे थे, मिनिमम क्राइटेरिया था 33% का, सिर्फ 80% बच्चे पास हुए, 20 बच्चे पास नहीं हुए, तो जो 80 पास हो गए वो कौन से हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब वो कोलिजन जिनके पास एनर्जी अच्छी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, और जो प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन को किससे लिखेंगे, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, जो आपका इफेक्टिव कोलिजन किसके बराबर होगा, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसमें ई क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब आपको पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल।
मैं समझाता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। देखो, थ्री एनर्जी का मीनिंग समझो। मान लो आपको कोई दुकान खरीदनी है और वो 10 लाख में मिल रही है। कितने मिल रही है? 10 लाख में। तो आपको 10 लाख की जरूरत है दुकान खरीदने के लिए, वो होगी थ्री एनर्जी। इंटरनल का मतलब क्या है? 3 लाख आपके घर पे पहले से ही हैं, तो 3 लाख आपके घर पे हैं पहले से ही, तो ये क्या होगी? आपकी इंटरनल एनर्जी जो आपके पास है। कितने बचे आपके पास? 7 लाख। मतलब आपको बेसिकली देखते तो आपको सिर्फ 7 लाख की जरूरत है। तो ये 7 लाख है, ये आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी चाहिए, टोटल जितनी चाहिए थ्री सोल्ड, उसमें से घटा दो जो आपके पास इंटरनल है। कितनी बच गई आपके पास? जो एनर्जी बची वो क्या होगी? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा इसको पढ़ो 1 मिनट के लिए। आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट देखो बेटा, ओरिएंटेशन फैक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका? ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या बोलता है कि यदि आप चाहते हो कि आपका कोलिजन अच्छा हो, मतलब आपके प्रोडक्ट ज्यादा बने, तो कोलिजन की डायरेक्शन भी अच्छी होनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर डायरेक्शन। ओरिएंटेशन भी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन होने के लिए आपका इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए डायरेक्शन भी जरूरी है। तो इसके लिखते हैं पी से। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले आपका रेट करेगा पी पे डिपेंड, मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके मॉलिक्यूल की डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर है आपका जेड। जेड क्या है? आपकी कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन भी अच्छे होने चाहिए। थर्ड है आपका ई की पावर, ये सारा ये किसको डिनोट करता है? आपके इफेक्टिव कोलिजन को। किसको डिनोट करता है? इफेक्टिव कोलिजन को। ये तीनों फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन के रेट के लिए। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? लास्ट टॉपिक क्या है आपका? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने अभी बता दिया था वैसे, कि आप थ्रियोसोल्ड में से क्या माइनस कर दो? आप इंटरनल एनर्जी को माइनस कर दो। जितनी टोटल 10 लाख रुपए की जरूरत थी उसमें से -3 कर दो जो आपके पास पहले हैं, तो जो एनर्जी बच गई वो क्या एनर्जी होगी? आपकी एक्टिवेशन। ये आपको समझ में आ भी गया होगा। तो द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा का मतलब जो आपके पास पहले है उसको छोड़ के, सो दैट एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रियोसोल्ड इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो थ्रियोसोल्ड एनर्जी है, इट इज सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? थ्रियोसोल्ड माइनस इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अगली एक थ्योरी है जिसका नाम है एक्टिवेशन थ्योरी। थ्योरी का नाम क्या है बेटा? एक्टिवेशन थ्योरी। एक्टिवेशन थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे A2 और B2, वो पहले एक्टिवेशन एनर्जी को लेंगे, पहले अपनी एनर्जी को लेंगे, फिर एक स्टेट बनाएंगे जिसको बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। फिर उसके बाद विच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट, बहुत कम टाइम के लिए होगा। फिर आपका दोबारा क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। दोबारा देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आपके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे ए और बी, पहले वो आपस में मिलके एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और एक स्टेट बनाएंगे जिसका नाम होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट की एनर्जी काफी अच्छी होती है। टूट के ये स्टेट कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगी और आपका क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। इस पूरे पेज में ये मान लो मैंने ग्राफ खींचा एनर्जी के बीच में और रिएक्शन के बीच में, मतलब इस तरफ रिएक्शन और ऊपर एनर्जी है। होता क्या है? सबसे पहले आपका रिएक्टेंट ये होता है। आपका क्या है? रिएक्टेंट। कितनी एनर्जी होती है रिएक्टेंट की? ठीक है। ठीक ठीक। इसमें यहाँ रख दो, कोने में लगा दो। हाँ, बात कर। ठीक है। मान लो ये आपके पास रिएक्टेंट है बेटा, और स्टार्टिंग में अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या बनाएंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद कुछ टाइम के बाद ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट में। दोबारा सुन लो, आपका रिएक्टेंट होगा, वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा।
जिसको बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स टूट के दोबारा क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। इस तरह आपका रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट। कहने का मतलब रिएक्टेंट पहले एक मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक स्टेट बनाता है जिसका नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट के किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है। टोटल जितनी एनर्जी, सॉरी बेटा एक बार दोबारा लगा देता हूँ, जितनी टोटल एनर्जी चाहिएगी, जितनी टोटल क्या चाहिएगी आपको, टोटल आपकी इस ग्राफ में यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, आपकी थ्रियोसोल्ड, जो आपको चाहिए। इतनी एनर्जी आपके पास पहले से है, इतनी, ये जो एनर्जी है ये आपके पास पहले से है। तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको, सिर्फ इसकी, ये एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एनर्जी कौन सी हो जाएगी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो जाएगी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अगला टॉपिक है बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। एक कैटालिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, देखो मैं वैसे लैंग्वेज में बता देता हूँ। कैटालिस्ट करता क्या है, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको 10 लाख रुपए की जरूरत थी दुकान खरीदने के लिए, 30 लाख आपके, 3 लाख आपके पास पहले से थे, तो कितने बच गए, 7 लाख की जरूरत अब भी है आपको दुकान खरीदने के लिए। ठीक है। तो ये आ गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी ये, एक्टिवेशन एनर्जी, 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मान लो आपका भाई दे देता आपको, आपका साथी आपको 2 लाख रुपए दे देता है, तो आपकी जरूरत कितने रहेगी, सिर्फ 5 लाख की। तो उसने एक्टिवेशन को 7 की बजाय कितना कर दिया, 5। आपकी जरूरत 7 लाख थी, आपके दोस्त ने आपको 2 लाख रुपए दे दिए, तो आपकी जरूरत रहेगी सिर्फ 5 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए जो आपके दोस्त ने दिए ना, वो कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की जो जरूरत होती है उसको कम करता है। पहले आपको जरूरत थी 7 लाख रुपए की, आपका फ्रेंड आपको 2 लाख रुपए दे देता है, आपकी जरूरत रहेगी आपकी 5 लाख की। तो जो आपका फ्रेंड है, आपका साथी है, उसने जो 2 लाख रुपए दिए हैं वो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करता है, जो जरूरत होती है एक्टिवेशन उसको कम करता है, ताकि आप जल्दी दुकान खरीद पाओ, मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट जल्दी बन जाए। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, क्या करता है कैटालिस्ट, a catalyst increase the rate of reaction by decrease the value of activation energy for the reactant। जो जरूरत थी एक्टिवेशन की उसकी वैल्यू को कम करता है, इसलिए क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ड्यू टू विच रिएक्टेंट फॉलो द शॉर्टर पाथ टू फॉर्म द एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसलिए अब आपको क्या करेगा, कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो छोटा आ जाएगा, आपको जल्दी आप रिएक्टेंट में किस में चेंज कर पाओगे, प्रोडक्ट के अंदर चेंज पाओगे। एग्जांपल देखो, यदि कैटालिस्ट नहीं है तो आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ये ग्राफ करना पड़ता है। ये विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ये ग्राफ फॉलो करना पड़ता है, बट कैटालिस्ट के साथ आपको ये ग्राफ फॉलो करना पड़ता है। तो कैटालिस्ट के साथ ग्राफ छोटा हो जाता है, आपका रिएक्टेंट जल्दी किस में चेंज हो पाएगा, प्रोडक्ट में चेंज होएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाता है। इसमें क्या बताना है आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और लगभग डबल हो जाता है जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो। यदि आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट क्या हो जाएगा, लगभग आपका डबल हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है। तो कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे आपको ये बताना है ऐसा क्यों होता है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो आप ये बोल सकते हो कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जो मॉलिक्यूल हैं आपके पास, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कितनी हो जाएगी, उनकी थ्रियोसोल्ड एनर्जी हो जाएगी। सो इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो आपके इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएंगे और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। मान लो टोटल 100 मॉलिक्यूल थे, कितने मॉलिक्यूल थे, 100, और आपका 100 में से सिर्फ 60 ऐसे मॉलिक्यूल थे जो आपके प्रोडक्ट बनाते थे। क्या बनाते थे, प्रोडक्ट। 40 ऐसे थे जो वेस्ट थे, जो क्या थे, वेस्ट। ये क्या थे, आपके वेस्ट। समझ में आया,
पहले आपके टोटल 100 मॉलिक्यूल थे जिनमें 60 ऐसे मॉलिक्यूल थे जो इफेक्टिव कोलिजन थे, जिनकी एनर्जी अच्छी थी। 40 ऐसे थे जिनके अच्छे कोलिजन नहीं थे, तो वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी ना, तो एनर्जी किन की बढ़ेगी? इन मॉलिक्यूल्स की। जो 40 जिनकी एनर्जी कम है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब 40 की बजाय इस तरफ चले जाएंगे, अब 60 की बजाय 80 ऐसे मॉलिक्यूल हो जाएंगे जिनकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, और 20 ऐसे हो जाएंगे जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं होगी। तो आपके इफेक्टिव कोलिजन अब कितने हो गए? 80। जो आप टेम्परेचर देते हो वो टेम्परेचर उनकी एनर्जी बढ़ा देता है जो इफेक्टिव नहीं थे, तो वो इफेक्टिव बन जाते हैं। उससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। एग्जांपल देखो बेटा, जैसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में और काइनेटिक एनर्जी में आप ग्राफ खींचो, तो ग्राफ खींचो तो देखो ध्यान से, इस ग्राफ को ध्यान से समझना। आपको इस ग्राफ से मतलब है, ये ग्राफ जो पीछे लिखा ना, आपको देखो, आपको इससे पहले पहले ईटी से पहले पहले कोई फायदा नहीं है ग्राफ का, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी के बाद का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बाद का ग्राफ यदि आप देखो, ये ग्राफ देखो आप ध्यान से, इस ग्राफ को ध्यान से देखो कि जब टेम्परेचर टी है, जब टेम्परेचर टी है तो आपका सिर्फ ये एरिया है जो आपका इफेक्टिव कोलिजन दिखाता है। ये एरिया, सिर्फ इतना एरिया है जो ये दिखाता है कि कितने इफेक्टिव कोलिजन है। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका एरिया इतना बड़ा हो जाए, इतना, ये ज्यादा एरिया हो जाएगा, तो ज्यादा एरिया हो जाएगा इफेक्टिव कोलिजन के लिए। इफेक्टिव कोलिजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, इससे आपका कोलिजन भी क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस ग्राफ को ध्यान से देखो। आज एक बार अर्नियस इक्वेशन क्या है? अर्नियस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो ये बताती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। बट इक्वेशन एक बहुत फेमस इक्वेशन है जिसका नाम अर्नियस इक्वेशन है। वो क्या बताती है कि K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। वैसे ये मैं कल भी बताऊंगा इसको। K बराबर क्या है? ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जिसमें K क्या है? आपका रेट कांस्टेंट है। ए क्या है आपका? अर्नियस फैक्टर, खुद का फैक्टर है ये। ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा बाद में। ये आपको मैंने बता दिया। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है? आपका टेम्परेचर। ये अर्नियस इक्वेशन है। कल हम इसको सोल्व करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फिर एक टॉपिक रह जाएगा सिर्फ, वो आप एक दो दिन में कर लेंगे, मतलब आपका चैप्टर आराम से पूरा हो जाएगा। इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो। इस पेज में कोई